नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। जैसे-जैसे राजस्थान के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे ही चुनावी हलचल बढ़ती जा रही है और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस में किसको इस गढ़ को जीतने का मौका मिलेगा। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर संभव कोशिश कर रहे हैं अपनी कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिए लोक कल्याणकारी राज्य की छवि बनाकर और तमाम लोगों को राहत पहुंचाने के अपने प्रयासों के जरिए वहीं बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि अशोक गहलोत के गढ़ को कैसे भेदा जाए। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी के केंद्र के आला नेताओं की चिंता जहां बढ़ी हुई है, वहीं राजस्थान में किसको चेहरा बनाया जाए, किसके जरिए राजस्थान की सत्ता अपने झोली में डाली जाए, ये बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके जहन में बड़ा सवाल बना हुआ है। इस सवाल का जवाब जहां बीजेपी ढूंढने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजस्थान में एक विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब पेंशन को लेकर जो घोटाले की बात सामने आ रही है, उसे मुद्दा बनाया जा रहा है। कितना ये मुद्दा पेंशन का, भ्रष्टाचार का, घोटाले का राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी बनाने में कामयाब होगी, ये सवाल है। सवाल ये भी है कि कर्नाटक में जो काम कांग्रेस ने किया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को शिकस्त देकर जहां सत्ता हासिल की कर्नाटक की, क्या राजस्थान में बीजेपी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके राजस्थान की कुर्सी अपनी झोली में डालने की कोशिश कर रही है? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है विशेष मेहमानों का, जिसमें कांग्रेस से, बीजेपी से तमाम जो प्रवक्ता हैं उनके वो हैं, साथ ही सीवी शर्मा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रिटायर्ड आईजी हैं जो हमारे साथ हैं। राजेंद्र भानावत जुड़ेंगे, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नलिन गुप्ता आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ निमिषा मुकंद हैं और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चर्चा में न्यूज़ 24 पे। शुरुआत मैं अरुण जी आपसे ही करना चाहूँगी। पेंशन की बात को लेकर जो भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, सच्चाई क्या है? आपकी सरकार से आपके संगठन ने ये जानने की कोशिश की है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस चैनल में शामिल किया। एक बड़ी स्पष्ट बात आजकल है, यहाँ राजस्थान में दिखाई देती है सबको। बीजेपी इस बार बिल्कुल मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई भी मुद्दा है नहीं। सच पूछें तो ये खुद स्तब्ध हैं कि इतने सारे कल्याणकारी काम, इतनी योजनाएं, इतने वर्गों तक पहुंचने का जो मुख्यमंत्री ने अभियान चलाया हुआ है पिछले सालों से, ये खुद भी आश्चर्यचकित हैं। चिंताएं इस बात से साबित होती हैं मीना जी की करीब पिछले 8 महीने में 9 बार प्रधानमंत्री राजस्थान आ चुके हैं और गृह मंत्री आ चुके हैं। अब दोबारा उनका दौरा है अगले 15 दिन में। इनके अध्यक्ष आ रहे हैं। ये सब एक गहरी चिंता दर्शाती है। यूं तो देखिए हर चुनाव एक चुनाव दूसरे चुनाव से भिन्न चुनाव होता है, लेकिन जैसे हम कर्नाटका का ही देखे हैं, कुछ सालों से ये पैटर्न बन गया है मीना जी की मुख्यमंत्री का चुनाव भी हर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी खुद लड़ना चाहते हैं। ये स्पष्ट कर दिया इन लोगों ने कि हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने ये कर्नाटका में भी किया। जो मुख्यमंत्री थे बोमाई साहब, उनको रियल सिचुएशन में बोंजाई बना दिया बिल्कुल, और लास्ट मोमेंट पे येडुरप्पा साहब, जिनको ये लगभग प्रभा मंडल में क्या कहते हैं उसमें भेज चुके थे, रिटायर हो चुके थे, वो उनको दोबारा लाना पड़ा मजबूरी में। और राजस्थान में भी सिचुएशन लगभग इसी प्रकार की है, क्योंकि इनका जो उद्घोषित बात है वो तो यही है कि हम प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले। रही बात जी, अरुण शर्मा जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं कांग्रेस पार्टी में, इसलिए मैंने आपको बीच में नहीं रोका। लेकिन बीजेपी की सोच क्या है? बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी की चिंता क्या है?
मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा बहुत सीधा सा सवाल था, पेंशन घोटाले का सच क्या है? आपने फैक्ट शीट पार्टी ने सरकार से लेने की कोशिश की, संगठन ने अपने स्तर पर जानने की कोशिश की, सच्चाई क्या है और कितनी है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि किसी भी घोटाले का यहाँ सवाल ही नहीं है, और जहाँ-जहाँ हुए हैं, ये अभूतपूर्व है मीना जी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार ने जो बिगुल बजाया हुआ है पिछले 4 साल में, आपने संज्ञान में लिया होगा। यहाँ जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको फ्री हैंड दिया हुआ है। करीब 5 से 7 हजार अधिकारी और आईएएस, आईपीएस रैंक के लोग यहाँ गिरफ्तार हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, और मतलब आए दिन की बात है कि इंजीनियर्स वगैरह जो भी घोटाले में लिप्त हैं, हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे इस पूरे कार्यकाल में चल रहे हैं। पेंशन का भी कोई घोटाला कुछ है नहीं, और अगले 3 दिन में पूरी जांच के बाद आपके सामने आ जाएगी। निमिषा जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, अरुण शर्मा जी काफी वरिष्ठ हैं। निमिषा जी, आप उनको सुन रही हैं, पूरा देश और प्रदेश उनको सुन रहा है। बिना किसी सच्चाई के, बिना किसी घोटाले के, जो कि कांग्रेस संगठन के प्रवक्ता का कहना है, आप कौन से तथ्यों के आधार पर इस घोटाले की बात कर रहे हैं? इतने बड़े-बड़े आंकड़े लेकर आए हैं, आप कहाँ से आए हैं आपके पास? देखिए मीना जी, सबसे प्रथम तो हम आज उस युग में हैं जो भारत डिजिटलाइजेशन में बहुत तेजी से आगे चल रहा है, और कांग्रेस उस युग में है जहां पर कागजी नीतियां बनती थी और कागज की रद्दी की टोकरी में वो नीतियां चली जाती थी। उस युग में कांग्रेस जी रही है। आज कोई भी टेंडर जारी होते हैं, आपने पूछा मुझसे आंकड़े आप कहाँ से लाते हैं, तो कोई भी टेंडर जारी होता है या किसी भी कार्यवाही को आप करते हैं, विभागीय कार्यवाही, तो वो सीधा आपके ऐप पर आती है और कोई भी व्यक्ति उसको ओपनली देख सकता है। यही स्थायित्व आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को मिला है, और इसकी सराहना G20 की टीम ने, पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण 19 देशों की टीम ने भारत की भरपूर सराहना की है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जवाबदेहिता और पारदर्शिता का अभाव अब तक रहा निमिषा था। जी, राजस्थान की बात 2014 करने बैठे हैं हम यहाँ पर। राजस्थान की बात कर रहे हैं, पेंशन घोटाले की बात कर रहे हैं। देखिए, पेंशन घोटाला तो है, जिस ओपीएस की बात करते थे 2030 में लागू करेंगे, कहा इन्होंने, और इन्होंने कहा कि कोई अभी तक कहा, सिर्फ कहने भर के लिए कहा, और कोई जीपीएफ अकाउंट भी इन्होंने नहीं खुलवाया। और घोटाले तो इतना बड़ा घोटाला है जिसकी जांच यदि सीबीआई को दे दी जाए तो शायद सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी। आप दो तरफा सरकार ये कहती है कि आपने, सरकार ने कहा कि हमने पेंशन दे दी है, आप मृत लोगों को पेंशन दे रहे हैं। देखिए मीना जी, ये जांच नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, नाम के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो आज इन्होंने ये कहा है कि हमने जान, तो अब आप कह रही है पता कैसे लगा? तो निमिषा जी, आज आप ये बात शिकायतों के आधार पे कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पे कर रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है, कहाँ से जानकारी आई है? मैं पुनः कहूंगी मीना जी, हम उस युग में है जहां पर हर चीज, आपकी और मेरी पूरी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। कौन किस व्यक्ति का मृत्यु हुई है, तो क्या है ये पेंशन घोटाला, जरा समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए। पेंशन जिस घोटाले की आप बात कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को समझाइए कि कैसे इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी बीजेपी, और इस घोटाले में क्या कुछ सरकार ने गड़बड़ियां की है, थोड़ा विस्तार से समझाइए निमिषा जी। देखिए मीना जी, सर्वप्रथम तो आप ये जान लीजिए, कांग्रेस जो है नाम की कांग्रेस बची है। मुद्दा तो इसलिए है क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से जनहित के कार्यों में, राष्ट्र हित के समर्पित कार्यकर्ताओं की पूरा एक संगठन है। हम राजस्थान की जनता को, जिस तरह से मृत लोगों को इन्होंने पेंशन जारी कर दी, और जो दावेदार हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको हटा दिया, तो ये जो चीजें हैं ये पूरी प्लेटफॉर्म पर है, ये कागज पर है, ये सरकारी दस्तावेज है, जिस आधार पर हम जनता के सामने ला रहे हैं कि देखिए, जो पेंशन हितधारी थे उनको छोड़ करके उन लोगों को पेंशन दी गई जिनका जीवन है ही नहीं, जो मृत हो चुके हैं। तो ये मृत हो चुकी कांग्रेस ने जिस तरीका निकाला, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है निमिषा जी?
देखिए सामने सामने संपूर्ण दस्तावेज प्राइमा फेसी जो हम देख रहे हैं तो इनकी संख्या लाखों में है प्राइमा फेसी। आप देखिएगा कि सामने आएंगे ना तो इनके घोटाले जो है ना घोटाले हजारों में लाखों में। निमिषा जी तथ्यों पर बात करिए। आप देश आप की सबसे चुटकुलों पे बड़ी उतर गई पार्टी, हैं, नहीं देश की आप सबसे मजाक बड़ी करना पार्टी, चाहते हैं। प्रदेश आज सबसे बड़ा राज्य है आज राजस्थान, देखिए तथ्यों पे बात करिए। 900 ऐसे लोग करोड़ कितने के हैं फर्जी जिन्हें टेंडर। मृत हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जी उनके जी जी अकाउंट्स में मैं आपको पेंशन जा इसलिए रही बोल है। रही हूँ। बीजेपी मैंने ने सिर्फ क्या कोई पेंशन ऐसी की बात जानकारी नहीं है, जुटाई है? मैंने ऐसे मीना लोगों की जी संख्या पेंशन की कितनी है? बात नहीं है। पेंशन के अलावा मनरेगा में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में जिनका जीवन ही नहीं है फिर भी ये लोग मनरेगा पेंशन जारी पैसे दे वो रहे हैं। कितने मैंने हैं? वो इसलिए कितने लाखों में हैं? बोला आपको। वो कितने देखिए हैं? उनको लाखों में? संपूर्ण जानकारी निमिषा बिल्कुल। जी, निमिषा जी, ये देखिए मजाक ये नहीं, नेशनल मनरेगा का टेलीविजन पे सबसे बात बड़ा कर रहे हैं हम। घोटाला निमिषा कांग्रेस के जी, हम शासनकाल का नेशनल घोटाला टेलीविजन पे है। बात कर रहे हैं। राजस्थान ये के मजाक जिस नहीं है। मैं बहुत ही प्रामाणिकता के आधार पर कह रही हूँ कि ये इतना बड़ा घोटाला निकलेगा आलोचना करता मीना है जी अगर कि जो विपक्ष तो चुनावी तथ्यों के मुद्दा ही आधार पर नहीं। करता है। आप देखिए आपका कहना है सरकार को लाखों उखाड़ की लगेगा संख्या है ये। उन लोगों की जो मृत हो चुके हैं और उन्हें पेंशन दी जा रही है। ये बहुत देखिए गंभीर मामला मैंने है। लाखों की मनरेगा संख्या और नहीं हो पेंशन सकती। लाखों मनरेगा की के संख्या किसी भी भुगतान सूरत और में नहीं हो पेंशन इनको सकती। मिला के निमिषा जी, देखेंगे तो लाखों में प्लीज होंगे। प्लीज प्लीज, आप प्रवक्ता के रूप में देश की सबसे बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर। तथ्य सामने लेकर आए और तथ्यों के साथ मैं जनता के तथ्य बीच के लेके जाएंगे, बैठी तभी हूँ। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 900 करोड़ का घोटाला जिस तरह से जलदाय विभाग में जो राजस्थान जल के लिए तरसता है उस विभाग में 900 करोड़ के घोटाले का को ओपन किया है आज ही प्रेस वार्ता करके। 2 मेरा फर्मों तो को सवाल आनंद सिंपल सा फानंद। जनता की जानकारी के लिए ये था निमिषा जी कि ऐसे लोग कितने हैं? क्या पार्टी ने कोई इस बारे में होमवर्क किया है जो इस दुनिया में नहीं है और जिनको पेंशन जिनके खातों के नाम पर दी जा चुकी है? ऐसी संख्या कितनी है? ये लाखों में नहीं हो सकती निमिषा जी। देखिए लाखों में इसलिए है कि मनरेगा और पेंशन दोनों को इंक्लूड करते हैं तो क्योंकि मनरेगा का घोटाला संस्थागत घोटाला है जो कांग्रेस के द्वारा किया गया और मनरेगा की राशि और पेंशनधारी इनकी मिलाकर के लाखों में बोलिए मैडम। तब भी निमिषा जी, कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी राजनेता इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनकी संख्या लाखों हो जाए। प्लीज आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। मैं आपके पास वापस आऊंगी, उससे आप पहले मान के नलिन चलिएगा गुप्ता मीना जी। जी मैं आपका और आपके चैनल का बहुत सम्मान करती हूँ लेकिन मनरेगा के और इनको मिला करके अगर हम देखेंगे तो ये जो 7 दशकों तक कांग्रेस ने जो जितने घोटाले किए ना उन घोटाले में अनगिनत ऐसे मामले हैं 60 दशकों की ऐसे बात यहाँ नहीं निकलेंगे। हो सकती। यहाँ हम अशोक गहलोत सरकार की बात कर रहे हैं, यहाँ हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ हम उस योजना की बात कर रहे हैं जिसके घोटाले और भ्रष्टाचार की चर्चा इस वक्त बीजेपी कर रही है। मुद्दा आज है, हम चर्चा आज की कर रहे हैं। पिछले 9 साल से देश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है। 9 साल में एक अगर आरोप आप नहीं है पिछले भ्रष्टाचार 70 का सालों को क्योंकि बहुत पिछले ही 60 पारदर्शिता सालों से को आगे बढ़ी सुनाते है मीना रहेंगे जी। तो देखिए फिर हम आज क्या कर रहे हैं? हम वर्तमान में जीने की देखिए कोशिश करें। देखिए मुद्दा मीना ये जी है कि 9 साल अगले से 4 केंद्र महीने बाद सरकार होने भारतीय वाले जनता चुनाव में पार्टी एक मुद्दा ये है भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। निमिषा जी, जैम मुद्दा के ये है माध्यम से अगले हम 4 महीने पारदर्शिता में से कार्य कर रहे हैं। अगले 4 महीने में राजस्थान में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। बीजेपी अशोक गहलोत सरकार के कौन से भ्रष्टाचार को सामने लाने की कोशिश कर रही है, उसमें सच्चाई क्या है, उसमें तथ्य क्या है, जनता तक आप कौन सी जानकारी लेकर जाएंगे, या फिर हवा में ही भ्रष्टाचार का मुद्दा बन जाएगा? नलिन गुप्ता जी, मीना आप जी हर एक्टिविस्ट क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। मैं रोजगार ले आऊंगी लीजिए, आपके पास। महिलाओं की नलिनी सुरक्षा जी ले लीजिए। आप जी, रोजगार के नाम निमिषा पर जी, घोटाला, पेपर आउट प्रकरण, हर क्षेत्र में घोटाला है। कहाँ कहाँ जाए, जल ना जल दिया ना जीवन दिया। तो जी कांग्रेस जी की जो गहलोत सरकार है उसके मंत्री उसके विधायक खुद अपने भ्रष्टाचारों की पोल खोलते हैं। कहते ना इनके विधायक भरत सिंह जी कहते हैं ड्राइवर तो गहलोत जी खुद है, क्यों पंचर को निकालते नहीं गाड़ी का। ना पंचर निकाला जाए चाहे दिव्या मदेर ना हो। मीना जी अनगिनत इनके खुद के भ्रष्टाचारों का खुलासा दिव्या खुद मदेना कांग्रेस के सचिन विधायक और मंत्री पायलट कर रहे आपकी हैं। पार्टी में भी है, ऐसा नहीं है। निमिषा जी, मुद्दे से भटकिए मत। मुद्दा भ्रष्टाचार के ये है मुद्दे नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार के ये मुद्दे है कि भारतीय जनता पार्टी शासन भ्रष्टाचार करने के लगी है। जिस मुद्दे को बनाकर यहाँ पर इश्यू मुद्दा बनाकर बीजेपी तख्ता पलट करना चाहती है राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार को बदलना चाहती है,
वो कैसे मुमकिन होगा? आपने कौन से मुद्दों को उठाया है? जनता आप पे कितना यकीन करेगी और क्या जनता आप पर यकीन करेगी भी? सवाल ये भी है। मैं मेरे बाकी मेहमानों के साथ जाऊंगी। निमिषा जी आप बने रहिए। अनिल चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। राजेंद्र भानावत जी से बात करेंगे, लेकिन नलिन गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सीवी शर्मा जी जो कि पूर्व आईजी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं, राजस्थान सरकार में कई अहम पदों पर रहे हैं। सीवी शर्मा जी, आज जो हालात देख रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने में बीजेपी कामयाब होगी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ? डॉक्टर बीना जी, मैं पॉलिटिकल एंगल से तो कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आप अभी एक ऐसे डिबेट के अंदर माहौल बना देते हैं जहाँ एक पार्टी बीजेपी अपना पक्ष प्रस्तुत करके दूसरे को आरोपित करती है, कांग्रेस अपने सफाई दे के अपने को बचाव के अंदर रहती है। ये बात दोनों की सही है। ये भ्रष्टाचार में आज के दिन जो विभाग हैं वो आकंठ डूबे हुए हैं, और सबसे ज्यादा मैं पब्लिक की तरफ से कह रहा हूँ। और ये भी सही है, अरुण शर्मा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कार्रवाई भी बहुत कर रही है। पब्लिक का ये कहना है, एक पुरानी कहावत है कि चोर को के लाज और साहूकार को के लाज। भ्रष्टाचार भी भयंकर है और कार्रवाई भी हो रही है। विरोधाभास जब होता है, जब एसीबी केसेस बनाती है, अधिकारियों को पकड़ती है, कार्य करते हैं, जब जो पार्टी इन पावर ये कहती है देखिए हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब उसी के ऊपर भ्रष्टाचार पे ईडी वगैरह आती है, जब वो कहते हैं कि ये हस्तक्षेप है, तो जो माहौल तो इसी से लगता है कि एसीबी की जो कार्यवाहियां हो रही हैं और आरपीएससी जैसे संस्था के अंदर जहाँ से सारा सिलेक्शन होता है, पूरी वो एक तरह से रीढ़ की हड्डी है वो प्रशासन की, वहाँ पे जो भ्रष्टाचार है आज के दिन वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तब मेंबर्स और वही सारे पेपर्स आउट करके करते हैं, जनता का विश्वास कहाँ रहेगा? तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार तो है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकार की एसीबी इसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी कर रही है, पकड़ भी रही है, मेंबर्स को भी पकड़ लिया। तो दोनों बातें सही है। पब्लिक का ये कहना है कि काम ये हो रहा है, चोर को के लाज और साहूकार को के जाग, वो चोरी करता है वो पकड़ लेती है। ये कुल मिला के अब क्या मुद्दा बना पाएगी बीजेपी, उसको मुद्दा बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी? बीजेपी का मुद्दा मैं ये मानता हूँ पब्लिक इसको किस नजरिए से देखेगी उस पर निर्भर करेगा। जी, पब्लिक डीलिंग आपकी जितनी रही है, लंबे दशकों तक आपने पब्लिक डीलिंग की है, इसी परिप्रेक्ष्य से मैं आपसे समझना चाह रही थी कि ये जो जबरदस्त विरोधाभास है, अगर सरकार लगातार एक्शन में है, कार्रवाई कर रही है, उसके बाद भी जो सिस्टम में बैठे हुए हैं उन लोगों में किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये निश्चितता है कि कार्रवाई हम पर नहीं होगी, कार्रवाई नीचे वालों पर होगी। नहीं, वो भी नहीं, अब तो उनको भी ये क्लियर हो गया, लेकिन वो तो लगाते समय मान के चलते हैं जब पकड़े जाएंगे जब देखे जाएंगे। अपॉइंटमेंट के समय उसके अंदर वो पारदर्शिता और वो नहीं रही है। लोगों को विश्वास नहीं हो सकता, करते होंगे उसी पारदर्शिता से और उसी से, लेकिन जनता में विश्वास नहीं। जनता का ये मानना है कि जो ऐसे पदों के ऊपर जिनको लगाते हैं उनके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई नहीं करते हैं, और इससे इस भ्रष्टाचार पे काबू पाना। नीचे वालों को ठीक है, पहले नीचे वालों को ही पकड़ा करते थे, ऊपर वालों को, अब ऊपर वालों को भी पकड़ते हैं, लेकिन ये क्रेडिट जाता है इन एजेंसीज को, जो जैसे एसीबी है या आपकी ईडी है, इनको जाता है इसका। जी, राजेंद्र भानावत जी। जी हाँ मीना जी, नमस्कार। नमस्ते राजेंद्र आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अभी जो माहौल बना हुआ है सर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, बीजेपी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बतौर प्रशासनिक अधिकारी आपका लंबा अनुभव रहा है, इस तरह का जब माहौल बनता है तो जनता में कैसा संदेश जाता है और जनता इसे किस तरह से लेती है, और चुनावों में नतीजों में इसका कितना फर्क पड़ता है, जरा हमें विस्तार से समझाइए सर। देखिए मीना जी, सवारी मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रत्येक चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर लोग तय करें कि कौन सी सरकार को चुनना है।
दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार के आधार पर चुनावों के निर्णय नहीं हो रहे हैं, ये समस्या है। चाहे एक सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, दोनों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उनको जनता ने तो एकदम स्वीकार कर लिया, ऐसा लगता है कई बार। विकल्प नहीं है सरकार लोगों के पास में। अगर विकल्प होता कि क्योंकि यहाँ राजस्थान में तो दोनों ही तरह की सरकारें देख चुके हैं पिछले 20-25 सालों में, हर 5 वर्ष में बदलती रही है। तो ये जो भ्रष्टाचार की जो जननी होती है, क्योंकि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी पोस्टिंग के लिए अगर किसी प्रकार का अगर समझौता करके आते हैं किसी जगह पर, चाहे वो ऊंचे पद पर नीचे पद पर, तो पहला काम वो करता है जितनी राशि उसने खर्च की उसको वसूल कर आते ही तो भ्रष्टाचार, और वो लेता है संरक्षण के एवज में। संरक्षण को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न हो, इस संरक्षण के लिए एक संरक्षण राशि की बात हो गई। दूसरा मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार होता इसलिए है कि यहाँ पर जोखिम कम दिखाई देता है और लाभ अधिक दिखाई देता है। जब राजनीतिक दल ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि भ्रष्टाचार करने में जोखिम बहुत अधिक है और फायदा बहुत कम है, तो भ्रष्टाचार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और इसलिए आपने कहा चुनाव पे कितना असर होगा, चुनाव पे असर तो इसलिए मुझे नहीं लगता इसके कारण बहुत असर होगा। मुझे ऐसा लगता है और मुद्दों का होगा। ये मुद्दा चूंकि दोनों ही दलों के लिए समान रूप से रहा है, और खास तौर से जो लोग पीड़ित होते हैं गांव में, शहर में, और उसको जब ऐसे भी, जैसे अभी सीबी शर्मा जी ऐसे भी जो कार्रवाइयां ज्यादा करती है और मीडिया भी थोड़ा आजकल अधिक सक्रिय हुआ है, तो ये मामले ज्यादा सामने आने लगे हैं। लेकिन अगर इलेक्शन में पैसे की जोर कम हो जाए, पैसे के कारण इलेक्शन जीतना जब कम हो जाएगा, तब फिर अधिकारियों कर्मचारियों पर अंकुश लगा पाएंगे राजनीति के भी कि वो वहां पर भ्रष्टाचार न हो। जैसे अभी कर्नाटक का हमने चुनाव का परिणाम देखा, अभी वहां कई लोगों का मानना है कि 40% की लेवल के कारण वहां पर असर हुआ चुनाव में। ये ऐसा कहा जाता है, बाकी तो ये सोचने समझने की बात है किसके कारण कितना असर हुआ। लेकिन ये बात अवश्य मैं एक मतदाता के रूप में, एक नागरिक के रूप में और एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बहुत इच्छा है मन में मेरी कि चुनाव जीते या हारे जा सके केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी सरकार को निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा, तो अगली बार जो सरकार बनेगी वो फिर भ्रष्टाचार रहित अच्छा सुशासन देने का लोगों को प्रयास करेगी। मेरा कुल मिला के ये मानना है कि होना चाहिए। आपने कहा ना असर होगा नहीं होगा, ये तो इस बार है तो सही। देखिए, चाहे आरपीए भ्रष्टाचार के रोज मामले अगर कोई भी अखबार उठा के देख लें, और इसी सरकार में नहीं पिछली सरकारों के भी लगातार आप देखते रहे, लेकिन क्योंकि लोगों को कार्रवाई सख्त होती हुई दिखती नहीं है। एक और अंतिम बात पे कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी जाती है सरकार से, आज भी ऐसे बड़े मामले हैं जहां अधिकारी महीनों तक जेल में बंद रहे, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, गंभीर कार्रवाइयां हुई, लेकिन सरकार के स्तर पर उनको अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली और इस कारण समय निकलता जाता है, फिर वो धीरे धीरे बस्ते में ठंडे बस्ते में बंद हो जाते हैं। तो सरकार को ये तत्परता दिखानी होगी, सक्रियता दिखानी होगी और अपना मंतव्य स्पष्ट करना होगा वास्तव में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है या केवल दिखावा करने के लिए भ्रष्टाचार की बात, दिखाने की बात करते हैं। प्रश्न ये है, मन की नीयत की बात है इसके अंदर खास तौर से। जी राजेंद्र जी, क्योंकि आप व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, आप इसे बेहतर बता सकते हैं कि सरकारों का ये रवैया, ढिलमुल रवैया जो है कि लगातार जो लिंगर ऑन करने की जो बात है या जो कोशिश है वो क्यों होती है, इसके पीछे का एजेंडा क्या होता है, वो भी आप जनता को समझाइए। सरकार इतनी बेबस, इतनी लाचार क्यों होती है कि बार बार पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों प्रयास करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। देखिए, अधिकारियों के प्रयास का प्रभाव होता है, ये मैंने अधिकारियों के अभी व्यक्तिगत रूप से है। अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, उस पर कोई दबाव नहीं किसी तरह से। लेकिन जब अगर दोनों में कन्वेंस हो जाती है, जब दोनों में समझौता हो जाता है कि आप मेरा फायदा करो, मैं आपका फायदा करूंगा, जब वहां स्थिति होती है, वहां दिक्कत और पीड़ित होती है जनता, दोनों लाभ में है। वहां पर ऐसे जब होते हैं जहाँ अधिकारी और जनप्रतिनिधि जब दोनों मिलकर के जनता के विरुद्ध, हित के विरुद्ध काम करना प्रारंभ कर देते हैं, समस्या वहां पर है। आज भी व्यक्तिगत रूप से अधिकारी में आप सब लोग जानते हैं, कई अच्छे अधिकारी हैं आज ही के माहौल में काम कर रहे हैं, पहले भी करते थे। लेकिन संस्थागत रूप से हम बात करें, एक कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है एक जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस। कहा तो जाता है, शब्द बड़ा प्रचलित है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। अगर जीरो टॉलरेंस है तो आप जिसके खिलाफ पकड़ा गया, ऐसी बिना मामला पकड़ा हो, सैंक्शन क्यों नहीं देते आप उसको? अगर सैंक्शन देगा तभी तो मुकदमा चलेगा। एक जो प्रोटेक्शन दिया गया है अधिकारियों को कानून के अंतर्गत कि जब तक स्वीकृति नहीं दे सरकार प्रोसिक्यूशन की, सैंक्शन की, तब तक वो अदालत में चल नहीं सकता, सजा हो नहीं सकती है। तो लोगों को लगता है अगर 2% चांस है पकड़े जाने का और 0.1% चांस है सजा पाने का, तो उनको जो लोग मानसिक रूप से स्वयं भ्रष्ट हैं, वो फिर उनको ये एक आसान जस्टिफिकेशन मिल जाता है, क्या हुआ, इतने लोग भ्रष्ट हो गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। जो ईमानदार आज भी हैं,
पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। उनकी बात तो मैं कह रहा हूं, ज्यादा लोगों को अगर ईमानदार बनाना है, व्यवस्था को ईमानदार बनाना है, सामान्य नागरिक को अगर काम ढंग से होना है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों को दिखे। मैं तो चाहता हूँ मीडिया, आपके भी रिक्वेस्ट अनुरोध कर रहा हूँ मैं, तो कोई भी मीडिया अगर ये करे, पिछले 10 सालों के अंदर या जितने लोगों के खिलाफ पकड़ा गया एसीबी ने ट्रैप किया, आज उनकी क्या स्थिति, सब अच्छे महत्वपूर्ण पदों पर आज भी वापस सुशोभित मिलेंगे आपको। अगर ये जो स्थिति होगी कि भ्रष्ट व्यक्ति अगर अच्छे पदों को सुशोभित करता हुआ मिलेगा, तो बाकी लोग समझते हैं जो मार्जिन पे बैठे हैं वो फिर उसी तरह का होने का प्रयास करते हैं। समस्या ये है, शायद मुझे लगता है दोनों दलों के प्रतिनिधि इससे जरूर सहमत होंगे, मुझे लगता है इसमें। जी, दोनों दलों के प्रतिनिधि सहमत इसलिए होंगे क्योंकि इस पूरी चर्चा से स्पष्ट हो गया है कि सभी को 5-5 साल बाद जो आने का राजस्थान में प्रचलन रहा है, तो सबको पता है कि चलो 5 साल बाद हमें जाना है। अगर ऐसी ही स्थिति है तो अरुण शर्मा जी, फिर तो मतलब आपकी सरकार जो इस समय, राजेंद्र जी ने जो बात कही, सीवी शर्मा जी ने जो बात कही, जनता जो देख रही है, आप जो खुद देख रहे हैं, आप खुद स्वीकार कर चुके हैं कि आपकी सरकार इस मामले में कितनी दुरुस्त है, कितनी कार्रवाई की, इतनी कार्रवाई हुई, इतने अफसर पकड़े गए, उसके बाद भी आरपीएससी के मेंबर्स बेखौफ है। आखिर क्या कारण है कि मतलब इनको संरक्षण है कि भाई आप करते जाइए, बाकी नीचे काम होता रहेगा। भ्रष्टाचार राजस्थान में खबरें ये भी आ रही हैं, इससे पहले अशोक गहलोत के 2 टेन्योर में भ्रष्टाचार की ये स्थिति नहीं थी जैसी इस बार देखने को मिल रही है। देखिए, अशोक गहलोत जी के इस टेन्योर में स्पीड से जो कार्रवाइयां हुई हैं, वो चाहे पुलिस की कार्रवाइयां हों अपराध के खिलाफ, या मैंने जैसे जिक्र किया करप्शन के खिलाफ, वो अभूतपूर्व है, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। वैसे तो इनके यहाँ 2-3 महीने पहले तक बैन था कि कोई पिछले वसुंधरा राजे मैडम के शासनकाल की बात नहीं करेगा जी। आरपीएससी के सदस्यों की जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी अभूतपूर्व है अरुण जी। कम अगेन डॉक्टर मी, कौन आप क्या जिक्र कर रहे हैं? आरपीएससी के मेंबर्स खुले रूप से सामने आ रहे हैं, नाम सामने आ रहे हैं, वो भी अभूतपूर्व है। बिल्कुल अभूतपूर्व है। आप डॉक्टर मीना, आप जानती होंगे, आप राजस्थान से वर्षों से अटैच हैं। ये तो पहली बार है जब ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। सख्त कानून, पूरे देश में सबसे सख्त कानून यहाँ बनाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। माफियाओं के घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया, जो हमारी कल्चर में नहीं है। हमें बहुत प्राइड नहीं है, इट्स नॉट यूपी। लेकिन जब हमको हम निश्चिंत हो गए कि ये युवाओं के से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके भविष्य से, तो सारे तरीके की कार्रवाई हुई है। ये मत समझिए आप कि पिछले वसुंधरा मैडम के शासनकाल में 17 पेपर लीक हुए थे लगातार, 13 में, 14 में, 17 में 2 बार। तो और उत्तर प्रदेश का उदाहरण तो आज भी आपको मालूम है, 22 पेपर लीक हुए हैं वहां, गुजरात जैसे प्रदेश में हुए हैं। ये कोई राजस्थान सेंट्रिक समस्या नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम बहुत सख्ती से डील कर रहे हैं इनके साथ, और वो चाहे आरपीएससी का मेंबर हो, पद पे रहते हुए उसको हमने निलंबित किया। आगे भी कार्रवाई चल रही है, सजाएं मिलेंगी। जो भी, हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दुष्प्रचार का अभियान, डॉक्टर निमिषा भी आपको बता रही थी कि कई लाख मृत व्यक्तियों की पेंशन। अब मैंने बताया ना, इस झूठ का कोई इलाज नहीं है। वैसे तो ये बरसों से करते हैं ये 2G 3G 4। एक मिनट मनीषा जी, अपनी बारी में बोलिए प्लीज। ये बरसों से कर रहे हैं डॉक्टर मीना, 2G 3G जीजा जी। कोई नतीजा निकला क्या? 9 साल हो गए हैं। 2G का तो पता लग गया कि वो काल्पनिक आरोप थे। इवन वाड्रा साहब के लिए एफिडेविट दिया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने कि कोई भी उसमें गैर कानूनी काम नहीं किया गया है जमीन की डील में। ये तो इनके प्रचार का सिस्टम है। ये भूल गए हैं कि किस किस चीज का विरोध कर रहे हैं। ये राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी स्कूल का विरोध करते हैं, ये महंगाई राहत केंद्र का विरोध कर रहे हैं। ये इस समय भूल चुके हैं कि जनता देख रही है इनको।
ये बात कर रही है पेंशन की, जिसके घर पहुंची होगी पेंशन, वो इनकी बात थोड़ी भी सुनेगा कुछ। जिसको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा वो इनकी थोड़ी कोई बात सुनने वाला है। तो ये नतीजे सामने आने वाले हैं। घबराहट इनकी वाजिब है, बनती है। इनके पास कुछ नहीं है सिवाय झूठ बोलने के और प्रधानमंत्री जी के चेहरे के लिए। वो भी अब धीरे धीरे परतें खुलती जा रही। जी जी निमिषा जी निमिषा जी निमिषा जी निमिषा जी निमिषा जी निमिषा जी आपको बोलने का पूरा समय मिलेगा। जब कोई दूसरा बोल रहा है तो प्लीज उसे बोलने दीजिए। ना तो आपको सुन पाएंगे ना उनको सुन पाएंगे। अब मैं आपके पास आ रही हूँ। अरुण जी ने जो बात कही है उसका जवाब आपसे लेने के लिए। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने की जरूरत बीजेपी को इसलिए पड़ रही है कि बीजेपी अपनी अंदरूनी परेशानियों से निजात नहीं पा रही है। किसको चेहरा बनाया जाए? प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव जीतेंगे अब इसकी गारंटी नहीं है। पिछले 5 साल पहले जो हालात थे अब हालात बदल चुके हैं। कर्नाटक की तस्वीर के बाद खास करके चिंता ज्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी अपनी परेशानियों को डाइवर्ट कर रही है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। देखिए मीना जी, ये राजस्थान की आम जनता की आवाज है। आप देखिए जनाक्रोश रैली के समय लगातार लाखों शिकायतें मिली है। 200 विधानसभाओं क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिली है, क्योंकि ना यहाँ जल है, ना बिजली है, ना सड़क है और ना ही बिजली, डीजल और पेट्रोल तुलनात्मक रूप से सस्ता है। तो राजस्थान में क्या है? सिर्फ हाहाकार है। लगभग आपने, क्योंकि आपने प्रश्न मुझसे पहले ट्योरे पूछा था कि लाखों, लगभग 93 लाख लोग पेंशन लेते हैं राजस्थान के। 2,75,000 पेंशन घोटाला हुआ है और जिसके अंदर इन्होंने फर्जी या तो एज सर्टिफिकेशन लगाए या डेथ लोगों को लगाए। तो ये तो जांच का विषय है। सामने आया है लाखों पेंशन में घोटाला हुआ है मीना जी। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार का मुद्दा राजस्थान की आम जनता के लिए है। आप देखिए, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे हुआ है, उसमें एक्सेप्ट किया गया है कि सबसे भ्रष्ट राजस्थान है, जहां पर किसी भी तरह से कोई कार्य नहीं करने के लिए आपको घूस देनी ही पड़ती है। और राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा कि खुद ऑफिस के अंदर योजना भवन प्लानिंग डिपार्टमेंट की अलमीरा में 2 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। और तो और मीना जी, ये भी एक इतिहास है कि रातों रात चीफ सेक्रेटरी आते हैं, बड़े मुखिया लोग आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिस वालों को करने की कहाँ जरूरत पड़ी है? तो इतने बड़े घोटालों में लिप्त कांग्रेस सरकार कहाँ बचेगी भ्रष्टाचार से? सोना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रातों रात आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सफाई दे रहे हैं, बाद में वो कह रहा है कि मुझे ध्यान नहीं कहाँ से पैसा है। ये किसका पैसा है? ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और भ्रष्टाचार, एक यूनिवर्सिटी खोल दी जाती है, विधानसभा में बिल पास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ मीना जी, सीकर की गुरुकुल यूनिवर्सिटी की, जो लापता थी, हाथों हाथ आनंद फानंद में सरकार बिल वापस लेती है। तो ऐसे हर क्षेत्र में, ना शिक्षा को छोड़ा, ना बिजली को छोड़ा। आप देखिए 100 यूनिट बात की और सरचार्ज कितना वसूला, 4.5 साल तक इसका हिसाब भी देंगे कांग्रेस के मुखिया। तो देखिए चुनावी समय में आकर के मीना जी, आप आकर के चुनावी रेवड़ियां बांटे, तो ये जान लीजिए मीना जी, आप तो वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हैं, राजनीति के परिदृश्य बदल चुके हैं। एक समय था जब मतदान के समय जनता की सुध ली जाती थी, क्योंकि जनता को वोटर्स को अट्रैक्ट करना होता था। ये कांग्रेस अभी पुराने ढर्रे पे चल रही है। आज का मतदाता हर दिन वेरीफाइड करता है कि क्या कहा और क्या करा। 2 साल में हमारा संसद भवन बन के, भव्य संसद भवन बन के तैयार होता है। लोकतंत्र के मंदिर में सर्वधर्म संभाव से प्रार्थना की जाती है और यहाँ पर कांग्रेस वो विषय नहीं है, वो विषय नहीं है निमिषा जी, निमिषा जी वो विषय नहीं है। विषय ये है कि अशोक गहलोत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ बीजेपी का भ्रष्टाचार का अभियान कितना कामयाब हो पाएगा, जनता इसे किस रूप में लेगी, सवाल ये है। और क्या वाकई में बीजेपी इसे हथियार बनाकर सत्ता में वापसी कर पाएगी? बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी तो भ्रष्टाचार के ये जो मुद्दे उठाए जाने की जो कोशिश है, इसमें कितनी सफल हो पाएगी, जनता कितना साथ देगी? सीवी शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप सिर्फ एक पुलिस अधिकारी ही नहीं रहे हैं,
बल्कि आप मानव जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के बहुत अच्छे विद्यार्थी भी रहे हैं कहीं न कहीं रूप में, आज भी हैं। बतौर विद्यार्थी के रूप में ही आप लोगों से बात करते हैं। समाज शास्त्र को आपने बहुत अच्छे से जाना है, देखा है। जनता दोनों मुद्दों को जब देखती है, एक तरफ अशोक गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का खाका उनके सामने है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे जो जनता उठा रही है। निमिषा जी ने जो एक के बाद एक फहरिस्त सुनाई है और आने वाले दिनों में वो फहरिस्त लंबी होगी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता जब जाएगा जनता के पास, तो जनता के पास 2 विकल्प हैं। दोनों विकल्पों में से वो किसके साथ जाना चाहेगी, ये किस बात पर निर्भर करेगा? इस बात पर कि दोनों में से ज्यादा एग्रेसिव कौन अपनी बात को रख सकता है, या फिर इस बात पर कि जनता का झुकाव किस तरफ है? कि मेरा जो कुछ अल्प अनुभव है उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि जनता इस चीज में तो बिल्कुल ये है कि भ्रष्टाचार है, और अशोक जी गहलोत की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन धरातल पे जाते जाते उसमें भी इतना भ्रष्टाचार हो जाता है तो वहां पब्लिक तरसता है, इसमें दो राय नहीं है। अब ये पब्लिक की तरफ से आता है कि सर योजनाएं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको जब लाभ लेने के लिए जाते हैं तो बिना किसी के, या तो किसी नेता के उनके उसके मार्फत वो जाके करते हैं, वो अपने हिसाब से बताते हैं, या फिर किसी अधिकारी को किसी के मार्फत जाके करते। ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ आपके चैनल को, इसमें सबको पता है, बता नहीं पाते हैं, सब गोलमाल सा जवाब देते रहते हैं, लेकिन ये फैक्ट है पब्लिक को इस चीज के बारे में। अब इसमें वो तो चुनाव के टाइम में कौन सी चीज जोर पकड़ जाए तो मैं स्पष्ट हूँ, इसके अंदर कोई वो नहीं है। मतलब इसमें कोई ये नहीं कहा जा सकता कि भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि कल्याणकारी योजनाएं नहीं है, कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, लेकिन वो भी लागू करते समय उतना ही भ्रष्टाचार है, उससे जनता त्रस्त है। क्या किसकी सरकार बने, फायदा मिले, नुकसान मिले, ये दूसरा एक जो देखने में ये सब कह रहे हैं ठीक है साहब, वो आरपीएससी में पहले भी भ्रष्टाचार था, पहले बता 1996-7 के अंदर आरएएस के पेपर लीक हुए, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये आया था कि उसके अंदर जो पेपर लीक करने हुए हैं किसी भी आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष वगैरह के नहीं थे। जब पेपर उसे शूटिंग के टाइम जो प्रेस वाला है उसके पास कोई लड़के आके वहां से कुछ नीचे स्तर के कर्मचारी, उन्होंने उनको कोड बताया कि ये कोड तो आरएस का कोड है, और वहां से जाके शुरू हुआ था, लेकिन किसी का भी वो नहीं था। आज समस्या दूसरी हो गई, आज आरपीएससी के यदि मेंबर साहिबान ही उसके ऊपर पहले पैसे लेकर पहले से गारंटी देते हैं। पहले ये हुआ करता था कि आरपीएससी के नंबर को किसी ने लगा भी दिया तो इतना सा करता था कि मुझे कोई परिवार के सदस्य वो कोई उनकी सिफारिश के ऊपर 2-5 नंबर ज्यादा दे देते, तो इससे ज्यादा नहीं होता था, वो 2-5 के अंदर भी उनके हो गए। लेकिन आज ये स्थिति है, ये थोड़ी सी वेदना भी जबरदस्त है इस बात से। पब्लिक का मुझे पता नहीं वोटों पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे भानावत साहब कह रहे थे कि यदि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव जीते, चुनाव लड़ा जाए, इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती, सारी पब्लिक के साथ। और भानावत जी के पास चलते हैं, राजेंद्र भानावत जी। जनता के मन में भ्रष्टाचार को लेकर जो आपने कहा, और आपने एक बात ये भी कही कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन दरअसल हो नहीं पाता है। तो क्या यही वजह है कि हर 5 साल में राजस्थान में जनता आहत जाती है कि चलो इन्होंने भी वही किया, वापस एक बार उनको मौका देकर देखते हैं? तो ऐसे में जो हर 5 साल में बदलने वाली जो चेन है, बदलने वाला जो सिस्टम है, उसको जो तोड़ने की कोशिश है कांग्रेस की, वो आसान नहीं है। देखिए मीना जी, मेरा तो मानना ये है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम अधिकारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। सरकारों को केवल ये देखना है कि किस व्यक्ति को किस पद पर किस कारण लगाया हुआ है, क्योंकि देखिए अधिकारी, शासन तो सरकार के अधिकारी चलाएंगे, लेकिन अधिकारियों से अपेक्षा क्या है? अगर अपेक्षा यह है कि भ्रष्टाचार रहित शासन और अच्छा काम लोगों को दें, तो लोग वैसा काम करेंगे।
लेकिन जो अपेक्षा ये है कि हमारे लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे लोगों का आप क्या कर सकते हैं। तो जो अधिकारी अच्छा करना भी चाहते हैं तो वो कई बार या तो हताश होकर बैठ जाते हैं या फिर मजबूरी में उनके धारा में बहने लग जाते हैं। ये समस्या है। तो एक संस्कृति जो होनी चाहिए ना, संस्कृति, इसमें मतलब काम नहीं, आशा ही कर सकते हैं हम तो कि इस प्रकार की संस्कृति आए। लेकिन अधिकारी, जनता भी देखिए, आजकल जनता भी थोड़ी धीरे धीरे जागृत होने लगी है, वो ज्यादा सहन नहीं करती। राजस्थान का जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का चैप्टर है, उसका मैं यहाँ पे उपाध्यक्ष हूँ राजस्थान के स्तर पे। तो हम ये देखते हैं कई बार कि जो करप्शन का जो परसेप्शन इंडेक्स है या उसके बाद धारणा है करप्शन के बारे में, वो कुछ विभागों में तो पहले से बहुत अधिक बढ़ी है। तो जैसा भी सीबी शर्मा जी कह रहे थे, केवल योजनाओं से किसी का पेट नहीं भरता, किसी योजनाओं से भ्रष्टाचार नहीं होता। अगर आपके पास जो व्यक्ति किसी दफ्तर में जाता है सरकार के, अगर देखिए पैसा नहीं मांग, चक्कर क्यों लगवाता है? अगर कोई व्यक्ति चक्कर लगवाता है किसी काम के लिए 3 बार 4 बार 5 बार, तो वो गांव वाला आदमी भी मूर्ख नहीं होता, समझता है 5 बार आया और 5,000 रुपए खर्च करने पड़े, मजबूरी खराब हुई तो किसी बिचौलिए को 300-400 रुपए देके काम करा लो अपना। ये जो सारी सिस्टम है, जब सारा काम समय पे होना शुरू हो और ये किया जा सकता है, सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का भी बहुत फायदा उठाया। लेकिन टेक्नोलॉजी तो एक साधन है, साध्य तो यह है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के, हैरेसमेंट के उसका काम हो जाए। और ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पूरे वातावरण में आज भी राजस्थान में भी अगर आप जाएंगे तो जिलों में कई अधिकारी ऐसे मिल जाएंगे जो आज भी इन सारी समस्याओं के होते हुए भी कम से कम उस व्यक्ति का काम कर रहे हैं। देखिए, करप्शन एक होता है कन्वेंस का करप्शन, जो बहुत बड़े स्तर पे करप्शन है, यहाँ पर आम जनता को लेने देना नहीं, उसका निपटने का अलग तरीका हो सकता है। लेकिन जहां तक सामान्य करप्शन की बात, मैं जो बात कर रहा हूँ फिलहाल उसकी कर रहा हूँ, जो एक आम नागरिक, चाहे जेडीए हो, नगर पालिका हो, नगर निगम में जाए, चाहे खाद्य विभाग में जाए, चाहे पुलिस में जाए, चाहे पटवारी के पास जाए, थानेदार के पास जाए, इन सब में अगर ये हो कि काम सबका एक तरी चेकलिस्ट के जरिए हो जाए, अगर सही है तो मेरा अपने आप हो जाएगा, गलत है तो किसी के कहने के बावजूद नहीं होगा। ये जब होता है तभी भ्रष्टाचार समाप्त होता है। भ्रष्टाचार होता तब है जबकि किसी के कहने पे तो कर दिया, तो वो जो कह रहा है उसके पास चक्कर लगाता है। टीचर्स के ट्रांसफर में पैसा क्यों ले जाना चाहिए? सरकार को क्या नहीं पता था आरपीएससी के जो मेंबर्स बना रहे हैं उनकी क्या पुराना बैकग्राउंड है, एंटीसीडेंट्स क्या है? सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर, उच्च पदों पर पूरी जांच पड़, ये नहीं अकाल तो नहीं राजस्थान में कोई अच्छे लोगों का अकाल हो, ऐसी बात तो नहीं है हर जगह। लेकिन सरकार को ज्यादा प्लायबल लोग चाहिए, ज्यादा लचीले लोग चाहिए जो उनके अनुसार काम कर सके। समस्या वहां पर आती है। तो ये निर्णय तो करना पड़ेगा। लोग तो केवल 5 साल में एक बार मौका आता है, बदल देते हैं या दोबारा ले आते हैं। तो अगर जो ये कहना, जैसे सीबी शर्मा जी कह रहे हैं, हम लोग तो कोई राजनीति, कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है इसके अंदर कि क्या होगा आगे चल करके, लेकिन जनता त्रस्त है छोटी छोटी बातों से। ये बात तो सही है। देखिए, काम समय पे खाली अखबारों में निकालने से, कागजों में लिखने से, पत्रिकाओं में लिखने से केवल उसका पेट नहीं भरता है। वास्तविकता ये है कि सरकार की भी अगर चाहे तो सरकार अपने किसी इंडिपेंडेंटली 1000 लोगों को भेज दे डिस्ट्रिक्ट में, अब काम करा के, बिना पहचान के काम करा के देख ले कितने समय में कौन सा काम होता है। तो मुश्किल नहीं है। सरकार के पास भ्रष्टाचार कितना है ये पता करना कोई आसान काम, मतलब मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मंशा होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि राजस्थान के सामान्य जन को उसका अधिकार जो है, उसका, जिसने आपको कुर्सी में बिठाया है, आप उसको, उसकी गरिमा को, सामान्य नागरिक की गरिमा को बनाए रखकर उसका काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्यों उसको धक्के खाना पड़ता है? बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे विकलांग हो, क्यों उसको परेशानी होती है? ये देखिए, बहुत संवेदनशीलता की बात करते हैं। संवेदनशीलता आती है व्यवहार से झलकनी चाहिए। समय पर लोगों का काम हो, समयबद्ध काम हो और मॉनिटरिंग हो। मॉनिटरिंग तब होगी जब सरकार के पास पूरी जन्म पत्री, हर अधिकारी की जन्म पत्री है, कुंडली है सरकार के पास, उसमें आप देख के लगाइए। 2-3 साल का मौका दीजिए उसको। हर 2-2, 3-3 महीने में अगर तबादले जिस प्रकार से होते हैं, वह भी कोई जिम्मेदारी से मुक्त कर देता अधिकारियों के। उसके समय में जो काम हुआ, दूसरा कोई आएगा वो करके निकल जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। 2-3 साल रखेंगे आप किसी व्यक्ति को एक जगह पर, तो उसका जिम्मेदारी तय कर सकते हैं, उत्तरदायित्व तय कर सकते हैं। अच्छा काम हो तो उसको मान भी सकते हैं, अच्छा काम उसने किया है। तो ये बात बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं उनका। लेकिन सवाल ये क्या प्राथमिकता है? चुनाव के आते आते कहीं प्राथमिकता और बढ़ जाएगी। राजस्थान की एक अंतिम बात में कह दूं, जो कई बार इलेक्शन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा भाजपा को भी, राजस्थान का शासन मोदी जी नहीं देने वाले हैं। यहाँ जो भी सरकार बनेगी, राजस्थान का स्थानीय जो नेतृत्व होगा वो देगा।
उसको क्या किस प्रकार के सामने लाके रख रहे हैं, कौन व्यक्ति बनेगा, कौन चेहरा होगा उसकी, ये सारी बातें हैं। तो बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। बहुत ज्यादा बात कर ली मैंने, लेकिन बहुत जरूरी था ये वाला। जी, बतौर प्रशासनिक अधिकारी आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है कि सरकार कैसे अधिकारियों से काम लेना चाहती है, कौन से अधिकारियों को कहाँ तैनात करना चाहती है और उसके पीछे की मंशा क्या होती है। जब मंशा सरकार के अधिकारियों को समझ में आ जाती है तो वो भी कुछ उसी तरह से व्यवहार करते हैं। जी, मीना निमिषा जी तो आपका जी चर्चा मैंने सुनी। देखिए भ्रष्टाचार और हमारे साथ जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, देखिए भ्रष्टाचार 2014 के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और उस आधार पर 2014 में बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में है। 2014 में मुद्दा था, 2019 के चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के समय ये मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि पूर्ण जवाबदेहिता पारदर्शिता के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने शासनकाल किया। और आज आप देखिए जिस युग के अंदर हम जी रहे हैं, जैन मोबाइल पर बैंक से लेकर के सभी लाभकारी योजनाओं का लाभ सीधा मोबाइल तक आ रहा है और मोबाइल से आगे हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, परचेजिंग और डिलीवरी सभी चीजें मोबाइल से हो रही है। उस युग में कांग्रेस ने महंगाई राहत शिविर लगाए। अभी तो खैर पेपर जॉय की वजह से मौसम थोड़ा परिवर्तित हो गया। कड़ी धूप में हजारों की संख्या में लोगों को खड़ा करके वहां पर रजिस्ट्रेशन करा, जिनके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। और उसके बाद आप ये देखिए उस रजिस्ट्रेशन के बाद भी ये कहा जा रहा है कि राहत, हम तो इसको आफत कहते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब डिजिटल युग में आप लोगों को लाइन में खड़ा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं। और वो रेवड़ियां बांट रहे हैं जो पैसा केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर राज्य सरकार में आया तो उनको अपने नाम से प्रयोग। तो ये जो चुनावी रेवड़ियों की प्रवृत्ति है ना कांग्रेस की और भ्रष्टाचार की, तो पराकाष्ठा है। आप भी राजस्थान से, जब योजना भवन में पैसे मिलने से लेकर के निमिषा जी, लेकिन अस्पतालों के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, इन सब से कैसे एक विषय पर पूरा हो जाने दीजिए। देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास कोई मुद्दे नहीं होते ना, कांग्रेस मुद्दा विहीन है तो आरोप लगाएंगे। अब जिस तरह से कुर्सी की जंग चल रही है यहाँ कांग्रेस के अंदर, कुर्सी पर कौन बैठेगा, तो ऐसा कहा जाए जिससे हमारी पर लोगों का आकर्षण हो, हमें कवरेज मिले या हमें लोग सुने, तो ऐसे उपहास उड़ाया जाए, ऐसे आरोप लगाए जाए जिनका कोई तथ्य नहीं है। दिल्ली में आप देखिए मानहानि का दावा किया है, उसका परिणाम जल्दी आएगा आपके सामने। तो जिस तरह से हम चल रहे हैं और आरोप तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पे लगते हैं। आज कांग्रेस जो है अपनी पुराने ढर्रे से बाहर आए, जनता के साथ पारदर्शिता से कार्य करे, लेकिन ये वही कांग्रेस है मीना जी जिसने सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट राजस्थान में लिंक करने पर विरोध किया। राजस्थान में बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, राजस्थान की आवाम से जुड़ा मुद्दा है। राजस्थान की जनता की आवाज यही कहती है कि हमारे साथ 50 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस ने आज भी हमें आधारभूत सुविधाओं के लिए तरसाया है। मीना जी, हम उस युग में जी रहे हैं। आप देखिए जहाँ उद्घाटन हो रहा है वहीं शिलान्यास हो रहा है। तो उस समय आप देखिए आज भी राजस्थान में जयपुर से आप कोई 40-50 किलोमीटर आगे आप जाइए, किसी गांव में जाइए, आप हालत देखिए वहाँ की, न जल व्यवस्था वहां तक भी नहीं है। आप और मैं तो राजस्थान से, मैं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करती हूँ, तो वहाँ सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। 50 साल शासन किया है कांग्रेस ने। तो इस बहाने इस भ्रष्टाचार के जरिए, इस भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के बीजेपी के भीतर जो चेहरे की जंग है वो पीछे रह जाएगी, वो या फिर उसका भी कोई समाधान निकलेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि वसुंधरा राजे जी पर भ्रष्टाचार के आरोप, गजेंद्र सिंह जी पर भ्रष्टाचार के आरोप, तो फिर कैसे बीजेपी इसका समाधान क्या निकालेगी? प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? मीना जी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ से लेकर के केंद्र तक हम सक्रियता से माँ भारती की सेवा को समर्पित हैं। और रही बात, मैं पुनः आपको कह रही हूँ कि जो भी आरोप कांग्रेस की तरफ से लिखे हुए उनके काउंटर्स हैं, लेकिन कांग्रेस को आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रही है मीना जी। इनके पास बीजेपी तथ्यों के साथ है, कांग्रेस के आरोप सिर्फ आरोप है, बीजेपी तथ्यों के आधार पर हम आरोप लगा रहे हैं, जो कि
डिजिटलाइजेशन के माध्यम से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर है। आप देखिए जल जीवन मिशन के माध्यम से कहाँ कितना लाभ पहुंचा, ये जेजेएम के डैशबोर्ड पर है। प्रधानमंत्री आवास किसको मिल रही है, प्रधानमंत्री पोर्टल पर है। सभी चीजें आप डिजिटलाइजेशन से, मैं कह रही हूँ और मैं कर रही हूँ, कितना पैसा कौन से ऑर्डर है सभी प्लेटफॉर्म पर है। तो आप और मैं कोई भी जांच कर सकता है। जांच करने वाले युग में क्यों राजेंद्र जी, मैं ठीक कह रही हूँ, लोक प्रशासन में लाल फीताशाही पढ़ी है हमने राजेंद्र जी, फाइलों में घूमते रहते थे कागज, और आज कागज डिजिटल युग में सामने आ गए। जी 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 राजेंद्र जी के पास ही जाते हैं। भानावत जी, मैं ये भी निमिषा जी ने जो बात कही या फिर अरुण शर्मा जी उससे पहले कह के गए, या फिर कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को रखे कि हम जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं वो तो सही है, और सामने वाली पार्टी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है वो निराधार है। जनता कैसे भरोसा करे कौन से तथ्यात्मक और कौन से निराधार है? जनता को भ्रम की स्थिति से बाहर कैसे निकाला जाए? देखिए, भरोसा इसलिए नहीं होता है लोगों को कि जब जिस समय विपक्ष में होते हैं आरोप लगाते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो उस पर कार्रवाई करके सजा दिलवाने तक नहीं ले जाते हैं इसको। कोई भी दोनों तरफ, अगर मान लो जिस समय आप सत्ता में नहीं थे आपने किसी पर आरोप लगाए, जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो उन आरोपों को आगे तक ले जाना, उनको सजा दिलवाना, अदालत ले जाना, ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? फिर लोगों को शंका होती है कि आप हमारे आरोप, हमारे काम भ्रष्टाचार को ढक के रखो, हम आपके भ्रष्टाचार को ढक के रखेंगे। ये दिक्कत हो जाती है। जनता को अगर वास्तव में भ्रष्टाचार को मिटाने के दृढ़ संकल्पित है, जैसा अभी बताया जा रहा है, तो पहला काम तो ये, जो भी सत्ता में आए, किसी का अगर आरोप, तो उस आरोप को अंतिम कंक्लूजन तक ले जाने की जरूरत है, उसको फॉलो करने की जरूरत है, फॉलो अप की जरूरत है। ये मीडिया भी इसे रोल कर सकता है, जिन पे आरोप लगे भ्रष्टाचार के, आखिर में उनका हुआ क्या। एक बात और कहूँ कि जो भाजपा की प्रवक्ता है यहाँ पर, उनके नेतृत्व से भी मेरी तो एक प्रार्थना है, आग्रह है कि चुनाव को धार्मिक और जातिगत ध्रुवीकरण के आधार पर न बनाया जाए। लास्ट में क्या होता है, बड़ा एक रामबाण दवा हो जाती है, आखिर जाते जाते चुनाव जैसे भ्रष्टाचार वगैरह सब पीछे छूट जाएगा, जाति और धर्म के आधार पर चुनाव होने जब प्रारंभ हो जाएंगे। और यही कारण है, मेरे ख्याल कभी कभी लगता है यही कारण है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा वास्तव में चुनावी जीत का कोई बहुत खास मुद्दा नहीं रह जाता है चुनाव आते आते। तो मेरी तो आग्रह है और एक अपील, एक साधारण नागरिक की तरह, अब इस समाज को बांटने के बजाय अगर आप राजेंद्र भानावत जी, आपने जो बात की, निमिषा जी 2 मिनट रुकिए। एक आग्रह है मेरा, वो बहुत गंभीर बात है, और मैं राजेंद्र जी, निमिषा जी, मैं इस मंच से, न्यूज 24 से आप सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ, हमारे इस शो में कम से कम किसी भी धर्म या जाति में व्यक्ति को बांटा नहीं जाएगा, किसी भी धर्म या जाति से व्यक्ति को संबोधित नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ हिंदुस्तान का नागरिक है, भारत का नागरिक है, भारत के संविधान के अधिकारों के तहत उसने कौन सा काम, कौन सी जिम्मेदारी के तहत किया है, सिर्फ हमारी चर्चा का विषय ये रहेगा हमेशा। निमिषा जी, राजेंद्र भानावत जी ने जो बात कही है और जो एक लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप इतनी बातें कर रही है, लेकिन आपकी पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है, आप कैसे उस बात को साबित कर पाएंगे? और वहां पर सवाल ये भी है कि आज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार बची उन्हीं की वजह से है, तो वो क्या है मुख्यमंत्री के लिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जो उन्होंने कहा है? डॉक्टर मीना जी, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बातों को इंटरप्ट कर लिया। देखिए, कांग्रेस कहती क्या है, नकामा, नकारा, निकम्मा, नलायक, नया सब्जी बेचने नहीं आया, शब्दों का दौरान नहीं कर सकती। कई शब्द तो ऐसे हैं जो मैं आपको मन से कह भी नहीं सकती। कांग्रेस की राजनीति में, राजनीतिक मूल्यों में जो अवमूल्यन इस टेन्योर में आया है ना, वो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं था। और रही बात कांग्रेस के आरोपों की, तो मैं पुनः ही कहूंगी कि आरोप के लिए भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ अशोक जी ने, एक भी अशोक जी की सरकार है। ये सचिन, मीना जी, ये सचिन की, पायलट जी की और गहलोत जी की अपनी आपसी द्वंद है, कुर्सी का जंग है, मुख्यमंत्री की जंग है। उप मुख्यमंत्री थे वो पहले, जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनको एसओ जी का नोटिस पकड़ाया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस की आपस की दोनों की द्वंद के मध्य में आज मैं यही कहूंगी, मैं भानावत जी की बात को बोलना चाहती हूँ आपके मंच के माध्यम से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहुत शुक्रिया निमिषा जी, राजेंद्र जी, सीपी शर्मा जी, निमिषा जी, अरुण शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। मुझे आप सबसे अनुमति लेनी होगी क्योंकि समय हो गया है, लेकिन न्यूज 24 के दर्शकों को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं हम ये इस तरह की बहस के जरिए, चर्चा के जरिए
जनता को, नागरिकों को जागरूक भी करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, आप उसकी सच्चाई को समझें। जो भ्रष्टाचार के आरोपों की फहरिस्त आपके सामने पेश की जा रही है, उसमें तथ्य क्या कह रहे हैं, ये भी जनता जानने की कोशिश करे, ताकि आप किसी भी भ्रम से बचें। अपनी सरकार को, जो सरकार आपके कामों को ठीक से कर पाए, एक लोक कल्याणकारी सरकार की परिकल्पना को साकार कर पाए और भ्रष्टाचार के माहौल को दूर कर पाए, वैसी सरकार को चुनने में आपकी हम मदद कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। डॉक्टर मीना शर्मा को अनुमति दीजिए, कल शाम को 6 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।